विभाजन एल्गोरिथम, जिसको कि डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है, और वो क्या काम आती है, तो उसका फर्स्ट जो कंसेप्ट था कि डिवीजन एल्गोरिथम हमारे काम क्या आती है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में हमें कोशेंट और रिमाइंडर, मतलब कि भागफल और शेषफल पूछा जाए, जब किसी बहुपद में डिवाइड करके पूछा जाए कि इसका इसमें डिवाइड करने पे या भाग देने पे क्या शेषफल और क्या क्वोशिएंट आएगा, तो हम इसका फर्स्ट यूज करके अभी दो एग्जांपल देखें। अब हम इसके सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम का आखिर दूसरा काम क्या है, हम इससे एक डिवीजन एल्गोरिथम को यूज और किस लिए ले सकते हैं। तो दूसरा यूज है कि अगर आपको ये पता करना है कि gx px का एक फैक्टर है या नहीं, मतलब कि अगर दो बहुपद दिए हुए हैं, फर्स्ट है gx और दूसरा होता है px, तो अगर आपको ये पता करना है कि दिया गया gx इस दिए गए px के का एक गुणनखंड है या नहीं, तो उसके लिए भी हम विभाजन एल्गोरिथम का ही काम में लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर फैक्टर या गुणनखंड क्या होते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम, जैसे मान लीजिए अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे 9 में 4 का डिवाइड कर रहे थे, 9 में 4 का डिवाइड कर रहे थे। तो 9 में 4 का डिवाइड करने पे हमने ये पाया, तो हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमारा भागफल 2 आ रहा था और शेषफल 1 आ रहा था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम इनके 9 और 4 के गुणनखंड की बात करें, तो गुणनखंड कौन क्या कहलाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। 8 में 4 का डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 में 4 का डिवाइड किया 2 जा और 8, और इस तरह से रिमाइंडर 0 बच गया। तो ये इन दोनों एग्जांपल को देखने से हमें पता पड़ रहा है कि 9 और 4 का कोई सा भी एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो दोनों की टेबल में कॉमन आता हो या दोनों के पहाड़ में आता हो। तो क्यों, तो और इसी तरह से हम 8 में 4 का डिवाइड करते हैं, तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब 8 और 4 का अगर हम फैक्टर निकालने की कोशिश करें, तो हमें पता है कि दोनों में कम से कम काफी सारे फैक्टर ऐसे हैं कि जो दोनों में कॉमन आते हैं। तो दोबारा से हम देखें तो इन दोनों उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर का फैक्टर तभी कहलाएगा जब क्या हो, शेषफल क्या है, 0 आए। तो शेषफल 0 आए तो ही हम नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर का फैक्टर कह सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ शेषफल 1 आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम 4 को 9 का एक फैक्टर नहीं कह सकते। तो कंसेप्ट क्लियर। अब इसी को हम अगर बहुपद हमारे पॉलिनोमियल्स के लिए बात करें, तो अगर हम हमारे px में gx का डिवाइड करें, px में gx का अगर हम डिवाइड करें, इस px में gx का डिवाइड करें, क्वोशिएंट चाहे कुछ भी आए, पर अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है आपको, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि gx px का एक क्या है, फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये पता करना हो कि ये gx px का एक फैक्टर है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं, बस आपको करना क्या है, gx का px में डिवाइड करिएगा, और अगर आपके रिमाइंडर में शेषफल में 0 मिल जाता है, तो यू कैन से दैट gx इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ px। तो एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। इसी को हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं एक बार और, कि इफ अगर px में gx का डिवाइड करने पर rx 0, अगर rx बराबर 0 मिल जाए, तो gx px का एक फैक्टर या गुणनखंड कहलाएगा। तो हमारा सेकंड कंसेप्ट क्लियर है।
तो डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम gx को px का एक फैक्टर कह सकते हैं। तो इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं हम। हमारा जो px है इज इक्वल्स टू, और gx जो है वो एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, 3x रेज़ टू पावर 4 5x क्यूब, 3x रेज़ टू पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और हमारा जो gx है वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में पता क्या करना है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में अब हमें ये पता करना है कि क्या gx px का एक फैक्टर या गुणनखंड है या नहीं। तो अप्लाई विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करने पर यदि Rx की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि gx px का एक फैक्टर है। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का कांसेप्ट वही है, जो px होता है वो यहां लिखा जाता है 3x रेज़ टू पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और gx हमारे यहां लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो राइट डाउन करने के बाद में आपको फिर से वही सबसे पहली जो स्टेप है, आपको सारे के सारे बहुपद में ये जरूर चेक करना है कि वो उनकी पावर के, उनकी घात के घटते क्रम में लिखे गए हैं कि नहीं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी तरह से इधर चेक करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो परफेक्ट ये ऑर्डर में जमे हुए हैं। तो हम डायरेक्टली हमारा डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करने में हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं दोनों की, 3x रेज़ टू पावर 4 में x स्क्वायर का डिवाइड किया, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर आया 3x स्क्वायर आ गया। ये 3x स्क्वायर हमारा भागफल है, क्वोशंट है, तो हम इसको क्वोशंट के साइड लिख देंगे 3x स्क्वायर। अब जो हमारा क्वोशंट आया उसको कंप्लीटली हमारा जो डिवाइजर था, हमारा जो भाजक था, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3x रेज़ टू पावर 4, 3x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3 × 9x क्यूब, 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर। तो चलिए इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो 3x रेज़ टू पावर 4 को x रेज़ टू पावर 4 के भी नीचे पुट करेंगे, 3x रेज़ टू पावर 4, 9x क्यूब को x क्यूब के नीचे ही आना चाहिए, 9x क्यूब। आगे बढ़ते हैं 3x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर के नीचे आना चाहिए 3x स्क्वायर। तो इसको हम हटा देते हैं और हम माइनस की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। माइनस की प्रोसेस स्टार्ट करने पे क्या होगा, नीचे की जो भी टर्म होंगी उन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये 3x स्क्वायर में से माइनस का 3x स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 बच गया। अब चिन्ह बदल गए सबके, ये प्लस का 5x क्यूब था, इसमें से माइनस का 9x क्यूब गया, तो कितना बचा, माइनस का 4x क्यूब। ये माइनस का 7x स्क्वायर था और ये माइनस का 3x स्क्वायर, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 10x स्क्वायर। बचे हुए आगे की टर्म्स सीधी की सीधी ऐसे ही नीचे राइट डाउन कर दी जाएगी। चलिए फिर से हम देखते हैं कि क्या ये सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है इनकी पावर के। तो हाँ 3 2 1 0 बिल्कुल परफेक्ट है। और दोबारा हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इसकी पावर इससे ज्यादा है या नहीं। ज्यादा है तो ही हम हमारे डिवीजन प्रोसेस का, हमारे भागफल की विधि को आगे जारी रखेंगे। लेकिन अगर 3 यहाँ पे अगर पावर कम होती, जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 होती, तो हम डिवीजन प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ
इसकी पावर ज्यादा है, तो हम हमारी डिवीजन प्रोसेस को फिर से वैसा ही कंटिन्यू रखेंगे। वापस से फर्स्ट टर्म इसकी लेते हैं, फर्स्ट टर्म इसकी लेते हैं, माइनस के 4x क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स क्यूब था, एक एक्स बच जाएगा यहाँ पे, और आंसर आ गया माइनस का 4x। माइनस के 4x को अब क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लिख देंगे, और माइनस के 4x को अब पूरा इससे दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते चलिए। माइनस के 4x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस का 4x क्यूब आ गया, माइनस के 4x को प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस के 4x को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x ही आ गया है, तो चलिए इसको वहां ऊपर पुट करते हैं, x क्यूब को x क्यूब के नीचे ही पुट करना है, माइनस का 4x क्यूब, x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे माइनस का 12x स्क्वायर, x को x के नीचे माइनस का 4x, तो वापस से माइनस वाली प्रोसेस, तो वापस से साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, माइनस के 4x क्यूब में से प्लस का 4x क्यूब बिल्कुल जीरो हो गया। अब माइनस के 10x स्क्वायर में से प्लस का 12x स्क्वायर को करेंगे तो प्लस का 2 बच गया, प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस के 2x में प्लस के 4x को ऐड करेंगे तो प्लस का 6x, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये नंबर ऐसा का ऐसा रहेगा। फिर से हम चेक करेंगे कि क्या ये इनकी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, कि 2 1 0 बिल्कुल परफेक्ट है तो हम कंटिन्यू रख सकते हैं। दोबारा से इधर चेक करेंगे कि क्या इनकी पावर इसकी पावर इससे ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए, तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पावर कम हुई इससे तो हमको डिवीजन प्रोसेस को, हमारी बात को यही स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर से फर्स्ट टर्म दिया यहाँ से 2x स्क्वायर में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया 2 आ गया, तो ये हमारा भाग आया, भागफल आया, इसलिए हम इसको कोशेंट की साइड में लिख देंगे, ये 2 राइट डाउन कर दिया। चलिए अब इस 2 को इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2 को x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 6x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। चलिए पुट करते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर वाली टर्म के ही नीचे, तो 2x स्क्वायर, इसी तरह से x वाली टर्म को 6x और प्लस 2। तो यहाँ आके हम देख पा रहे हैं माइनस वाली प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो नीचे वाले सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का। तो क्या आप देख पा रहे हैं सेम ऊपर जो टर्म है वही की वही नीचे भी दिखाई दे रही है आपको विद अपोजिट साइड, इनका चिन्ह अलग है, तो ये सारा ही कैंसिल आउट होते 0 0 0। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस सिचुएशन पे आके आपको जो rx मतलब रिमाइंडर हमारे शेषफल की वैल्यू आपको यहाँ 0 दिखाई पड़ रही है। तो अगर 0 दिखाई पड़ती है तो अभी हमने बात की थी कि अगर डिवीजन एल्गोरिथम में आपको rx की वैल्यू 0 प्राप्त मिल जाए तो आप ये कह सकते हैं कि gx px का एक फैक्टर या गुणनखंड कहलाएगा। तो कंक्लूजन में हम वो चीज लिख सकते हैं। सो निष्कर्ष में आप ये चीज क्लियर कर सकते हैं, यहाँ rx बराबर 0 प्राप्त हुआ है, अतः gx px का एक गुणनखंड, या इसको आप फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। तो सबसे पहले उसको राइट डाउन कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड ले रहे हैं। तो अब हमें px का gx को डिवाइड करते हैं, तो हमें पता है कि यदि gx px का गुणनखंड या
फैक्टर होगा यदि हमें क्या मिल जाए, Rx की वैल्यू 0 मिल जाए। तो Rx की वैल्यू 0 है या नहीं, उसके लिए हमें डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डिवीजन प्रोसेस के लिए स्टार्ट करने के लिए dx की वैल्यू को हम x⁴ माइनस x² प्लस 3x+1 में डिवाइड करेंगे x³ माइनस 3x प्लस 1 का। तो आगे बढ़ने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये इनकी डिग्री के, इनकी घातों के घटते क्रम में है या कि नहीं। यहाँ पावर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। इधर करते हैं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सभी अपने घटते क्रम में पहले से ही प्लेस्ड है। तो हम हमारी डिवीजन प्रोसेस, हमारी भाग की संक्रिया को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म उठाइए, x की पावर 5 में x³ का डिवाइड करेंगे तो x² आ गया। तो हम इसको x² क्योंकि हमारा भागफल है, तो इसको क्वोशिएंट की साइड लिख सकते हैं। अब इस x² को हम इस कंप्लीटली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे +1 से। तो चलिए x² को x³ से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 5 आ गया, x² को माइनस के 3x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x³ आ गया, x² को +1 से मल्टीप्लाई किया तो x² ही आ गया है। तो चलिए इसको हम उसी के नीचे पुट करते हैं, x की पावर 5 को x की पावर 5 के नीचे माइनस के 3x² को सॉरी माइनस के 3x³ को x³ के नीचे और प्लस x²। तो चलिए अब हमारा माइनस वाली प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। माइनस करना है तो नीचे की जितने भी टर्म होंगे उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, प्लस के x की पावर 5 में से माइनस के x की पावर पूरा कंप्लीटली तो माइनस हो गया, माइनस के 4x³ में से प्लस का 3x³ गया तो माइनस का 1x³ बच गया। इसी तरह से प्लस के x² में से माइनस का x² गया तो यह भी 0 हो गया। आगे की टर्म्स काम में नहीं है तो डायरेक्टली नीचे ऐसे की ऐसे उतार दी जाएगी। तो चलिए अब ये बीच में 0 आ रहा है तो पहले हम इसको हटाना पड़ेगा और फिर हम सिंपली वे में आगे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। 3x+1 तो फिर से हम देखते हैं कि यहाँ इसकी पावर या तो इसके इक्वल होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ही हम डिवीजन प्रोसेस को भाग की संक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। तो और अगर यहाँ पावर कम होती तो हम इसको डिवीजन प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर देते, लेकिन पावर इक्वल है तो हम इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते हैं। तो x³ से x³ गया तो यहाँ देख पा रहे हैं हमारा भागफल क्या है, माइनस का 1 आया, तो -1 को क्वोशिएंट की साइड लिख देंगे। अब -1 आ रहा है तो इसको कंप्लीटली इस हमारा जो डिवाइजर था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो की वही वैल्यू दोबारा आती है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। माइनस के 1 को x³ से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x³, माइनस के 1 को प्लस के 3 वो माइनस के 3x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x, माइनस के 1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1। तो चलिए इसको हम वापस पुट करते हैं। हाँ, माइनस के x³ को माइनस के x³ के नीचे, प्लस के 3x को प्लस के 3x के ही नीचे, माइनस के 1 को 1 के ही नीचे। अब हम माइनस का स्टार्ट करते हैं, माइनस करना। तो माइनस करेंगे तो नीचे की जितने भी टर्म्स होते हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए माइनस करने की कोशिश करते हैं। माइनस x³ में से प्लस का x³ कंप्लीटली क्रॉस आउट होकर 0 हो गया, प्लस के 3x में माइनस का 3x ऐड करेंगे तो ये भी कंप्लीटली क्रॉस आउट होकर 0 हो गया। ये प्लस का 1 और नीचे भी प्लस का 1 है तो ये प्लस का 2 हो गया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास x की टर्म तो कुछ भी नहीं बची है, तो हमारे यहाँ पे शेषफल जो आ रहा है इससे हम आगे प्रोसेस को डिवीजन प्रोसेस को भी आगे स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे इसकी जो डिग्री है, इसकी जो घात है, इसकी घात 0 है और यहाँ x की घात 3 है, तो कम हो गई ये डिग्री जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब हम इस डिवीजन प्रोसेस को और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हमें यही स्टॉप करना पड़ेगा और यही हमारा रिमाइंडर है। तो हमारे यहाँ पे Rx की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। हमें तो 0 होने पे ही तो हम कह सकते थे कि gx px का एक फैक्टर या गुणनखंड कहलाएगा, लेकिन हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं
कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड नहीं है, अतः यहां rx इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0। पहले तो इक्वल आ रहा था इसलिए इक्वल टू 0 लिखा था, लेकिन हमारे यहाँ पे rx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है। सो gx px का एक गुणनखंड या इसको फैक्टर भी बोल सकते हैं नहीं है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिवीजन के थ्रू हमें ये पता करना हो कि वो उसका गुणनखंड या फैक्टर है या नहीं, तो हम विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज लेके सिर्फ और सिर्फ हमें ये चेक करना होगा कि अगर उसका रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि वह उसका एक फैक्टर या गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं मिलेगा रिमाइंडर में तो हम उसको यही बोलेंगे कि वो उसका एक गुणनखंड या फैक्टर नहीं होगा। आई थिंक सेकंड कंसेप्ट, सेकंड जो यूज था इस डिवीजन एल्गोरिथम का, वो क्लियर हो चुका होगा।